अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें, सो दैट जब तक हम ज्वाइन कर लें। अच्छा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट क्लास? आपके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? और जब तक मैं आप लोगों को अटेंडेंस का नहीं कहूँ, काइंडली ये जो चैट सेशन है इस पे अटेंडेंस अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड मत करें जब तक मैं ना कहूँ। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोग क्लास लेते ही अटेंडेंस के लिए, आई नो दिस, लेकिन जब तक मैं आपको नहीं कहूँ कि चैट पे अटेंडेंस सेंड करें, काइंडली चैट पे अटेंडेंस सेंड मत करें जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा, सीआर क्लास के मौजूद है यहाँ पे? राशिद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं राशिद? नहीं है? अच्छा, और सब कौन मौजूद है क्लास में? हमाद वसीम भी हैं, उज़ैर आप हैं ऑनलाइन? उज़ैर अहमद, जो हमाद के साथ होते हैं। ओके, उज़ैर आप एक काम ये करो कि कल तक कल तक मुझे एक प्रोजेक्ट लिस्ट बना के, जितने भी ग्रुप्स हैं ना उनकी एक लिस्ट बना के आप सेंड कर दो। लिस्ट बनाने से पहले एक काम ये करो कि एक वर्ड फाइल सर्कुलेट करवा दो, उसमें हर ग्रुप से कहो कि वो अपने अपने ग्रुप मेंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल, ग्रुप मेंबर का नेम और कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसमें उन्होंने क्या क्या जो है वो ओप के कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिए, वो लिस्ट में जो है वो मतलब हर कोई अपने ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाटा एंटर करके आपको सेंड कर दे, और आप एक कंपाइल फाइल चाहे तो एक्सेल में बना लो, चाहे तो वर्ड, जिससे आप कन्वीनियंट हो। तो वो एक जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप मुझे आप सबमिट करवा दो, एक ही डॉक्यूमेंट में सब ग्रुप्स की डिटेल उसमें हो। क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रुप मेंबर नेम और ग्रुप मेंबर आईडी, और उसके अलावा ओप के और कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और ओप के कौन कौन से कॉन्सेप्ट अब तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कौन से आगे करने हैं अभी। तो वो एक प्रोजेक्ट लिस्ट मेरे पास अगर कल तक आ जाती है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रोजेक्ट के स्टेटस देखकर आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, कल तक कर दो बच्चे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि नवंबर के जो लास्ट 10 डेज हैं उसमें आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो, या आफ्टर 18 नवंबर भी कोई डेट मिल सकती है। ये तो कल तक आप मुझे ये सेंड कर दो, उसके बाद फिर मैं जो है वो डेट्स असाइन करना शुरू कर देती हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए। We have just 30 participants and we have a strength of 70 students. Okay, let's start. आज का जो हमारा एजेंडा है क्लास का वो ये है कि हम कुछ कीवर्ड्स हैं जो मूव के कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं, उसमें जो है वो कीवर्ड लिख लेते हैं। उसके बाद एक हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इससे अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इस टाइम क्लास की ऑलमोस्ट हो जाए उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा सा ट्रिकी है।
तो वी हैव कांस्टेंट कीवर्ड हमारे पास क्या है, ऐसी फील्ड जिसको हम चाह रहे हैं कि कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू असाइन हो जाए एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कि कोई ऐसी फिक्स वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू है, या कोई हम ऐसी वैल्यू अपने प्रोग्राम में एप्लीकेशन में रखना चाह रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट कि वो तमाम बैंक अकाउंट से एक ही इंटरेस्ट रेट होगा। जो कोई ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट आप जिसको सेम रखना चाह रहे हो, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कंपाइल, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो वही वैल्यू असाइन हो जाए, फिक्स वैल्यू, और वो फिर रन टाइम पे कभी भी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड। A constant field contains a compile time determined value that cannot be changed at run time। यानी कि इसको जो आपने वैल्यू असाइन कर दी, once your program is compiled that value cannot be changed। वैल्यू such as pi की वैल्यू, Avogadro's number and the circumference of the earth are good examples for constant keyword। constant fields are static automatically। by default जो constant field होती है वो static होती है। There's no new field instance is required for each object instance। मीन्स उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप उस फील्ड को क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट फील्ड एज स्टैटिक एक्सप्लिसिटली विल कॉज अ कंपाइलर एरर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जिस फील्ड को हम कांस्टेंट बना लेते हैं, यानी कि जिस भी एट्रीब्यूट के साथ हम कांस्टेंट का कीवर्ड लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक होती है। तो उसके साथ अगर आप एक्सप्लिसिटली स्टैटिक का कीवर्ड लगाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है कांस्टेंट की जो भी फील्ड है उसके साथ जो है, लेकिन खुद से स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यूज क्यों कर रहे होते हैं कांस्टेंट कीवर्ड, हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने कोई भी ऐसी चीज जिसको थ्रू आउट द प्रोग्राम जिस वैल्यू को हमने सेम रखना हो और हर ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू सेम रहे। जैसे पाई की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, चाहे आप 1000 ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे आप 50 ऑब्जेक्ट बनाए, या 1 ऑब्जेक्ट हो। तो इसीलिए कोई भी ऐसा आपके पास सिनेरियो है जिसमें कोई कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, तो उस कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम जो है वो पाई के कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। और बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट की जो फील्ड है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब ये, जब सेम है तो फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स स्टैटिक ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई नया ऑब्जेक्ट उस कांस्टेंट फील्ड को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये स्टैटिक ही होती है, तो एक्सप्लिसिटली भी एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, आपको जाके कांस्टेंट फील्ड को स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक ही होती है। ठीक है, लेट से हमारे पास क्लास है कन्वर्ट यूनिट्स की, इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट फील्ड है। वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल चीजें हम डिक्लेयर करते हैं, कोई नॉर्मल वेरिएबल। बस डेटा टाइप से पहले हम कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देंगे, पब्लिक कॉन्स्ट फ्लोट सेंटीमीटर्स पर इंच। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू 2.54 एफ, क्योंकि फ्लोट है तो एफ लगेगा। इट मीन्स कि अब इसकी वैल्यू हमेशा विद इन प्रोग्राम 2.54 ही रहेगी। पब्लिक कांस्टेंट इन कप्स पर गैलन 16। इंटीजर हमने वैल्यू को भी कांस्टेंट कर दिया और एक फ्लोट वैल्यू को भी हमने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो है कि हमने किसी भी चीज को, जो वैल्यू को हम फिक्स करना चाह रहे हैं, सो वी कैन यूज कांस्टेंट कीवर्ड। देन वी हैव अनदर कीवर्ड व्हिच इज रीड ओनली कीवर्ड। रीड ओनली कीवर्ड जो है वो क्या कहता है, इट डिक्लेयर्स दैट द फील्ड वैल्यू इज मॉडिफायर। कि हम जिस वेरिएबल को रीड ओनली बना रहे हैं उसको हम कहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिर्फ इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। मतलब या तो हम वैल्यू को एज इट इज रीड कर सकते हैं, और वी कैन मॉडिफाई इट थ्रू आउट द इनसाइड द कंस्ट्रक्टर और डायरेक्टली ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। यानी कि जब हमने इसको डिक्लेयर किया है रीड इन ओनली फील्ड को, हम वहां भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो डिफरेंस क्या हुआ रीड ओनली और कॉन्स में, रीड ओनली जो है उसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट फील्ड जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो गई, रन टाइम पे जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तभी उसको वैल्यू असाइन होती है और वो थ्रू आउट सेम रहती है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज दैट अनलाइक कांस्टेंट फील्ड्स, रीड ओनली फील्ड्स कैन वेरी फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द नेक्स्ट। इट मीन्स वो हमारे पास स्टैटिक होती है बाय डिफॉल्ट, जबकि रीड ओनली क्या है, वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर सकती है। ठीक है,
यार यूजर से इनपुट ले सकते हो, जैसे डिक्लेयर करते हो कांस्टेंट इंट a इज इक्वल टू 10, इसी तरह कांस्टेंट इंट a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट, इस तरीके से नहीं, सॉरी, रन टाइम पे ही आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, हार्ड कोड करोगे। जबकि रीड ओनली में आपके पास क्या पैरामीटर है कि रीड ओनली में आप जो है वैल्यू को, जब आपका प्रोग्राम जो है रन हो रहा होगा डिक्लेयर करते वक्त, तब वैल्यू दे सकते हो, और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर भी उस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। रीड ओनली में दो पैरामीटर्स हैं। और अनलाइक कांस्टेंट फील्ड्स में क्या होता है, रीड ओनली फील्ड, कांस्टेंट फील्ड स्टैटिक होती है, तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है और उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि रीड ओनली फील्ड में हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम वन इंस्टेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए रीड ओनली की वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइक दिस। We have class employee, public employee, and we have read only, public read only int id। मैंने एक id डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू डाटा टाइप इंटीजर रखी है, और मैंने इसको क्या मॉडिफायर दे दिया, रीड ओनली, पब्लिक रीड ओनली। और विद इन अ क्लास कंस्ट्रक्टर, जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, मैं इस वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, आईडी की वैल्यू क्या कर रही हूँ, जो उस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड सेट आईडी इंट न्यू आईडी, आईडी इज इक्वल टू न्यू आईडी। ये जो मेरे पास रीड ओनली वाली फील्ड है, इसको मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी सेट करवा रही हूँ और एक मेथड के थ्रू भी सेट करवा रही हूँ। कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन मेथड के थ्रू अगर मैं इसको सेट करवाना चाहूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि रीड ओनली फील्ड या तो जहां आपने डिफाइन किया आप यही यूज कर सकते हैं इसको डिक्लेयर करते वक्त, या आप विद इन अ कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है क्लास? इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा के दिखाने की जरूरत है, कांस्टेंट और रीड ओनली की? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सिनेरियो, इसलिए सिनेरियो की भी जरूरत नहीं है। ओके, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑप्शनल पैरामीटर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो मैं इसलिए थोड़ा सा डिले करवा रही हूँ क्योंकि बाकी सारे अभी हमारे पास 70 के स्ट्रेंथ है और अभी सिर्फ 39 पार्टिसिपेंट्स है। वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, सब लोग आ जाए ज्वाइन कर लें तो फिर हम तब तक स्टार्ट, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑप्शनल पैरामीटर्स ये है कि मेथड डिक्लेयर करते वक्त आप कुछ पैरामीटर्स को ऑप्शनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक इंट पावर। ठीक है, स्टैटिक मेथड है, इंटीजर रिटर्न करेगा, नेम ऑफ मेथड इज पावर, और आर्ग्यूमेंट इसमें हम क्या दे रहे हैं, इंट बेस वैल्यू कॉमा इंट एक्सप्लोट वैल्यू इज इक्वल टू 2। so this is optional value, ऑप्शनल पैरामीटर विच इज एक्सपोनेंट वैल्यू, कि या तो ये जो पावर का मेथड है या तो ये दो इनपुट लेगा या ये एक इनपुट लेगा, जिसमें से फर्स्ट तो मैंडेटरी है जो आपने हर हाल में देना है। ठीक है, अगर आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम, क्योंकि आपने एक जो है ऑप्शनल पैरामीटर दिया है कि अगर यूजर सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे तो ठीक है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो, और अगर यूजर सेकेंड आर्ग्यूमेंट ना दे तो ये जो आपने ऑप्शनल वैल्यू रखी है ये 2 को कंसीडर करके एज्यूम करेगा। लेट्स से इन्होंने इस मेथड के अगेंस्ट 3 कॉल्स डिफाइन किए। अगर आप ये जो पावर का मेथड है, जो दो इनपुट हमने इसमें डिक्लेयर किए, फर्स्ट वन इज मैंडेटरी एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। वो कह रहे हैं कि अगर आप पावर के मेथड को ऐसे कॉल करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट वैल्यू, कोई वैल्यू पास किए बगैर अगर आप पावर के मेथड को कॉल करेंगे, तो इट विल जनरेट अ कंपाइलर एरर, बिकॉज दिस मेथड रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ वन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इस मेथड को एटलीस्ट ये वाला आर्ग्यूमेंट तो आपने देना है। अगर इस मेथड की कोई ऐसी डेफिनेशन आपने नहीं बनाई, ठीक है, सिर्फ ये एक ही मेथड है पावर का जो कि इंट एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है और एक एक्सपोनेंट वैल्यू ले रहा है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू ऑप्शनल है एंड बेस वैल्यू इज मैंडेटरी। तो अगर आप इस मेथड को ऐसे ही कॉल करोगे विदाउट पासिंग एनी वैल्यू, सो इट विल कॉज एन एरर। एन एरर इज दैट बिकॉज यू हैव explicitly need at least one argument when calling this power method, वो बेस वैल्यू वाला। अगर आप नहीं करोगे तो एरर देगा। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू पास करोगे
कोई भी एक वैल्यू 10, 100, 50, 2, 5, कोई भी एक वैल्यू पास करोगे पावर के मेथड में एज एन आर्गुमेंट, तो वो कैसे कंसीडर करेगा, वो इस कॉल को वैलिड कंसीडर करेगा। वैलिड क्यों कंसीडर करेगा, ये फर्स्ट वैल्यू ये बेस वैल्यू के लोकल वेरिएबल को असाइन कर देगा, और एक्सपोनेंट वैल्यू क्योंकि आपने यहाँ नहीं दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है तो इसकी वैल्यू क्या कंसीडर कर देगा, 2, जो कि आपने यहाँ डिफाइन की है। This call is valid because one argument 10 is being passed. The operational exponent value is not specified in this method call. यानी कि ये जो exponent value है ये आपने खुद से specify नहीं की, value नहीं दी. So the compiler uses 2 for the exponent value as specified in the method header. जैसे कि method header में given है, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर क्या काम कर रहा है कि अगर यूजर दो आर्ग्यूमेंट पास करे पावर के मेथड कॉल करते वक्त, तो फर्स्ट वैल्यू को बेस वैल्यू में स्टोर कर देना और सेकंड को एक्सपोनेंट वैल्यू में कर देना। और इन केस अगर यूजर ये मेथड कॉल करते वक्त सिर्फ एक वैल्यू पास करे, तो उस एक वैल्यू को बेस वैल्यू कंसीडर करना और एक्सपोनेंट वैल्यू की वैल्यू हर बार 2 कंसीडर करना जब भी यूजर एक वैल्यू पास करे पावर का मेथड कॉल करते वक्त। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू है ये क्या काम कर रहा है, एज एन ऑप्शनल पैरामीटर। थर्ड कॉल इज पावर 10,3। अब इस कॉल में यूजर ने इस ऑप्शनल पैरामीटर को यूटिलाइज किया है, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है बेस वैल्यू, ये कहाँ चली जाएगी, बेस वैल्यू में, और जो सेकंड वाली वैल्यू है विच इज 3, अब ये क्या करेगा, एक्सपोनेंट वैल्यू की 2 कंसीडर करने के बजाय 3 कंसीडर करेगा जो यूजर ने पास किया। This call is also valid because 10 is passed as the required argument and 3 is passed as the optional argument. अगर यूजर दो आर्ग्यूमेंट पास करेगा तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में बेस वैल्यू में जाएगी और सेकंड वाली एक्सपोनेंट वैल्यू में जाएगी। और अगर यूजर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करेगा तो वो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट बेस वैल्यू में जाएगा और सेकंड वाला वैल्यू आपका कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, हमेशा 2, जब जब यूजर सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से भी मेथड डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि अगर यूजर पे छोड़ना चाहेंगे वो एक, तो आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर कर दिया। सेकंड आपने क्या बना दिया, ऑप्शनल बाय गिविंग इट्स वैल्यू। अगर यूजर वैल्यू दे रहा है तो ठीक है, और अगर यूजर वैल्यू नहीं दे रहा है तो फिर इस एक्सपोनेंट वैल्यू या जो भी आप आर्ग्यूमेंट रखना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू जो आपने स्पेसिफाई की है वो हो। जी क्लास क्लियर है। ओके जब हार्ड कोड नहीं करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो कंपाइलर असाइन करेगा ना, फिर क्या वैल्यू असाइन करेगा अगर आप हार्ड कोड नहीं करेंगे तो। हार्ड कोड करने का मतलब ही ये है कि आपने इसको ऑप्शनल रखा है। अगर हार्ड कोड नहीं करोगे तो वो मैंडेटरी पैरामीटर बन जाएगा। हार्ड कोड करने का मतलब ये है कि अगर यूजर कोई वैल्यू दे रहा है तो वो वैल्यू स्पेसिफाई करो, नहीं तो जो आपने हार्ड कोड वैल्यू की है इट मीन्स कि वो ऑप्शनल है। यूजर चाहे तो वैल्यू दे सकता है, अगर नहीं देगा तो जो वैल्यू आपने दी है हार्ड कोड की है वो उसी वैल्यू की बेसिस पे आगे जो है वो प्रोग्राम को अज्यूम करेगा, कंसीडर करेगा। जिस पैरामीटर को आप वैल्यू देंगे इट मीन्स कि आप उसको ऑप्शनल बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कंपाइलर को कि ये जो फर्स्ट पैरामीटर है जिसमें आपने कोई वैल्यू नहीं दी इट इज मैंडेटरी, इसकी वैल्यू तो यूजर ने देनी ही देनी है। और जिसको आप खुद से वैल्यू दे रहे हो हार्ड कोड करके इट मीन्स कि आप उसको ऑप्शनल पैरामीटर बना रहे हो। ऑप्शनल पैरामीटर बना रहे हो कि अगर यूजर सेकंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं तो जो वैल्यू आपने दी है उसी वैल्यू को कंसीडर करके वो आगे जो है जो भी मेथड की बॉडी होगी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ऑप्शनल पैरामीटर मींस असाइनिंग वैल्यू। जब आपने असाइन कर दी वैल्यू इट मीन्स कि वो एक ऑप्शनल पैरामीटर बन गया। अगर यूजर उस पर वैल्यू देगा तो जो यूजर की वैल्यू है उस पर चलेगा, अगर यूजर वैल्यू नहीं देगा बिकॉज इट्स ऑप्शनल तो जो वैल्यू आपने हार्ड कोड की है उसी गिवन वैल्यू पे वो एग्जीक्यूट करेगा।
ये बेस वैल्यू इज जस्ट अ सिनेरियो, जरूरी नहीं है कि ऑप्शनल पैरामीटर के लिए यही वेरिएबल्स काम करेंगे। यार मैं ये करके दिखा देती हूँ। पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है। लेट्स से मैंने इसमें एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक मेथड कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मेथड हमेशा स्टैटिक हो, मैं सिंपल एक वो कर लूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या नाम रखे मेथड का, मेथड वन, ठीक है। इंट ए जो कि मैंडेटरी है, इंट बी इज इक्वल टू मैंने कहा 5 कर दो। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ए प्रिंट हो जाए। कंसोल डॉट राइट लाइन बी, ठीक है। मेथड मैंने बना दिया मेथड वन, जो कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है और एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम कॉल कैसे करेंगे, क्लास के नाम के साथ टेस्ट डॉट मेथड वन। अगर मैं सिर्फ मेथड वन कॉल करूंगी विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या करेगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको कॉल नहीं किया। अच्छा, अगर मैं इसको एक वैल्यू पास करती हूँ, लेट अज्यूम आई एम गिविंग 100। देखिए अब एरर हट गया। जब मैंने दो वैल्यूज पास की, लेट से 200, एक 100 और 200, तो फर्स्ट वाली वैल्यू ए में चली जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू बी में चली जाएगी। ठीक है, इसको रद्द करते हैं, 100 और 200। लेकिन अगर मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू वहाँ चली जाएगी इंट ए में, और सेकंड वाली वैल्यू क्योंकि मैंने नहीं दी तो कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, 5 जो मैंने ऑप्शनल दिए। ठीक है, 105। अब क्लियर हो गया। अच्छा, लेट मी assume int a, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पब्लिक टेस्ट, पब्लिक टेस्ट, ठीक है। मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b,
एंड जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऑप्शनल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में दे दिया। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो तीन आर्गुमेंट्स ले सकता है, ए बी एंड सी। फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट को मैंने रिक्वायर्ड पैरामीटर रखा है और थर्ड को मैंने क्या रखा है, ऑप्शनल पैरामीटर बाय गिविंग वैल्यू टू इट। और जो क्लास के लोकल वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है उनकी वैल्यू मैं कैसे सेट करवा रही हूँ, ए बी सी, जैसे हम नॉर्मल आज तक करते आ रहे हैं। बस मैंने चेंज ये किया है कि थर्ड पैरामीटर को मैंने ऑप्शनल बना दिया है। अब यहाँ पे हम एक मेथड भी डिक्लेयर लेते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट, जिसमें हम एक्स वाई और जेड को प्रिंट करवा देते हैं। एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का, लेट्स से टेस्ट, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, इसमें मैंने तीन आर्गुमेंट पास कर दिए, 10, 20 एंड 30 से। ठीक है, और मैं यहाँ से मेथड कॉल कर देती हूँ टी डॉट प्रिंट। ठीक है, तीन आर्गुमेंट पास कर दिए ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू, 10, 20, 30 इसने वैल्यू असाइन कर दी। और यही चीज अगर मैं वही कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहूँ बाय कॉलिंग थ्री जस्ट टू आर्गुमेंट्स, बाय पासिंग जस्ट टू आर्गुमेंट्स, इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा, 10, 20 फॉर द फर्स्ट टू फील्ड विच इज एक्स एंड वाई, और बाकी जो नेक्स्ट वाला है उसके लिए क्या रख देगा, 10। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 50 कर देती हूँ ताकि डिफरेंस पता चले हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हम कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। 10, 20 और 50, जब मैं थर्ड आर्गुमेंट पास नहीं करूंगी तो जो ऑप्शनल पैरामीटर की वैल्यू मैंने रखी थी 50, वो 50 वैल्यू असाइन हो जाएगी z को। तो 50 वैल्यू असाइन है क्योंकि मैंने सिर्फ टू पैरामीटर पास किए एक्स एंड वाई के लिए। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर में भी ऑप्शनल पैरामीटर यूज कर सकते हैं। जितनी वैल्यूज को चाहे आप ऑप्शन करना चाहे कर सकते हैं। आप इन तीनों को ऑप्शन करना चाहे कर दें। a is equal to 10, comma, int b is equal to 30, comma, int c is equal to 50. ठीक है, तो जो वैल्यूज आप पास करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। और अगर मैं कोई भी आर्गुमेंट, अच्छा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि अब इस केस में अगर मैंने, तो अब मेरा कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि ऐसा मेरे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और मेरे पास एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर, तो ये किसको कॉल करेगा, बाय डिफॉल्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो डिफॉल्ट है। देखिए सारी फील्ड इसने 0, 0, 0, 0 कर दी।
या तो मैं ये करूँ कि ये हटा दूँ यहाँ से। देखिए अब इसने कौन सा वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें मैंने तीनों ऑप्शनल पैरामीटर्स रखे कि अगर यूजर चाहे तो वैल्यू दे, अगर नहीं दे तो ये जो मैंने हार्डकोड वैल्यूज की हैं 10, 30, 50, तो ये यही वैल्यूज असाइन करेगा। मैंने देखिए यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं की, तो जिन्हें टेस्ट के उसमें गया कंस्ट्रक्टर में और इसने ये तीनों वैल्यूज ऑप्शनल वैल्यूज के थ्रू सेट कर दी। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर होंगे और मैं आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो मुझे पता है ना कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये टेस्ट वाला ये वाला जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करे, जो ये वाला, जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ये दो कंस्ट्रक्टर, एक पहले से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और मैं इसको इस तरीके से कॉल करवाऊंगी तो एरर तो ये मुझे फिर भी नहीं देगा, लेकिन कॉल कौन सा करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके थ्रू सारी वैल्यूज जीरो कर देगा। तो जब अगर आप ऑप्शनल पैरामीटर रख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि क्या कोई और ऐसा उस नाम का मेथड तो नहीं है कि अगर आप सारी फील्ड्स को ऑप्शनल कर दें तो कोई और मेथड तो नहीं है उस तरीके का जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो फिर वो हमेशा वो वाले मेथड को कॉल करेगा जो कोई आर्ग्यूमेंट वैसे ही नहीं ले रहा। जैसे यहाँ पे ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ऑप्शनल 3 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो फिर इसलिए आप देख लें या तो किसी एक को आप एटलीस्ट मैंडेटरी कर दें, ए को मैंडेटरी कर दें। जब आपने ए को मैंडेटरी कर दिया और यहाँ से आप एक वैल्यू पास कर दें विच इज 500, इसको रन कर देते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू ए की वैल्यू इसने 500 कर दी, बाकी दोनों की जो है वो 30 एंड 50 है। जी, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं ऑप्शनल पैरामीटर पे, कि अगर यूज़र की वैल्यू नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू सेट हो जाए। एक्चुअली फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह ही काम कर रहा है कि अगर यूज़र को वैल्यू नहीं दे रहा तो ये वाली वैल्यू सेट होगा। ठीक है, नेम्ड पैरामीटर्स लेट्स से पब्लिक वॉइड सेट टाइम एक मेथड डिक्लेयर किया जिसमें आवर, मिनट और सेकंड तीनों वैल्यूज हमने दी। जैसे मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू दिखाया, ये काम आप मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप उस मेथड को कॉल करते वक्त टी डॉट सेट टाइम आप चाह रहे हैं कि मिनट की वैल्यू ना दें और आप कॉमा सेपरेशन के थ्रू देंगे तो इट विल थ्रो एन एरर। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इन तीनों में से किसी दो स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे वैल्यू देना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे करेंगे? टी डॉट सेट टाइम आवर, उसके आगे उसकी वैल्यू, यानी कि उस पैरामीटर का नाम जिस पे आप वैल्यू दे रहे हैं उसके आगे वैल्यू, कॉमा, फिर सेकंड पैरामीटर जिसकी वैल्यू, जो कि आपके टाइम को क्या सेट कर देगा? फर्स्ट पैरामीटर इस आवर की वैल्यू कंसीडर करेगा और सेकंड वाला आप नेम के साथ गिवन करना है, आपको नेम पैरामीटर यूज करना है। अगर आप इस तरीके से वैल्यू देंगे तो इट विल शो एन एरर, यानी कि अगर आप मिनट को स्किप करना चाह रहे हैं कि आप मिनट की वैल्यू ना दें, वो जीरो है, उसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर। हाँ, इसका ये तरीका हो सकता है कि आप पैरामीटर का नाम के साथ आप वैल्यू कॉलन करके सेट करेंगे आवर 12 कॉमा सेकंड 22। इस केस में ये क्या करेगा? मिनट को जीरो कर देगा और आपका टाइम क्या सेट कर देगा? क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली बता के दिया है कि आवर की वैल्यू 12 होनी चाहिए, सो इट विल सेट आवर टू 12। मिनट की आपने कोई वैल्यू नहीं दी सो वो ऑटोमेटिकली 00 रहेगा जो यहाँ पे सेट है, और सेकंड हमारे पास 22। अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो 000000 सेट करेगा। अगर आप स्पेसिफिकली किसी भी एक पर्टिकुलर उस पे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में वैल्यू देना चाह रहे हैं तो उसका लोकल वेरिएबल का नेम और आगे वैल्यू आपको इस तरीके से देनी पड़ेगी। नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं तो नेम क्या है। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ बुक, सो बुक शुड बी अ क्लास। टाइटल की बात कर रही हूँ, टाइटल शुड बी इट्स एट्रीब्यूट। अगर मैं कह रही हूँ सेट टाइटल एड बुक, सो इट इज अ मेथड। तो नेमिंग कन्वेंशन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नाम रखें, सो इट शुड अकॉर्डिंग टू द
क्लास ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, अगर क्लास है मतलब नाम देख के ही पता चलता, हम लगा सकें कि ये क्लास होगी, ये एट्रीब्यूट होगा या ये एक मेथड होगा। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपने करनी है। What is the correct way to define the constructors of the sample class if we are to create object as per the C#.NET code snippet given below? वो कह रहे हैं कि आपके पास ये कोड ये है, हमारे पास हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं S1 और S2, तो इसके अकॉर्डिंगली आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दें कि व्हाट शुड बी द कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। ठीक है, सेकंड वन is it possible for you to prevent an object from being created by using zero argument or constructor? वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सिनेरियो है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से रोक सकते हैं by using zero argument constructor? Zero argument constructor means default constructor. क्या कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने से रोक सकते हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कि आपने इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, एंड फोर्थ क्वेश्चन अगेन एग्जीक्यूट करके आपने बताना है कि कोड कैसे काम करेगा। ठीक है, इसमें मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। एग्जैक्टली ठीक है, और आपने ये भी जो है वो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये लेक्चर 7 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आपने करना ये है कि आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है। जैसे ही मीटिंग एंड होती है 2 मिनट पहले, जैसे ही मीटिंग एंड होती है उसके बाद ये एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने पास पेपर पे, और सॉल्व करने के बाद आप जो है इसको जो है मुझे सबमिट करवाएंगे। कहाँ सबमिट करवाएंगे? आफ्टर 15 मिनट्स सबमिट करवा दें आप इसको GCR में, या बल्कि LMS पे करवा दें। 15 मिनट्स पेपर पे सॉल्व करें, आसान तरीन है, 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। LMS कैसे डाउन हो सकता है? LMS के थ्रू लॉगिन करके ही तो मैंने ये मीटिंग जनरेट की है, न्यू मीटिंग बनाई है, वहां से कनेक्ट किया मैंने। 3 है ना? कितने हैं? एक एक्सरसाइज ये है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, और बाकी सारे कोड है। इसको आपने इसके रन बताने के रन कैसे होगा। स्क्रीनशॉट लेने अपने मोबाइल से, पिक्चर्स लेने नहीं, पेपर पे करना है, हैंड रिटन चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसकी स्क्रीन पिक्चर ले लें। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसकी पिक्चर ले लें। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, कोई एक बंदा ले ले इसकी पिक्चर्स और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर ले ताकि सब देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 का आपने आउटपुट बताना है और 2 को जो है वो आपने क्या बताना है, आपने क्लास कंस्ट्रक्टर बनाने के, इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। ठीक है, असफन पिक्चर्स लेके असफन आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ये 5 पिक्चर्स जो है वो शेयर कर दें। हो गई 5 पिक्चर्स असफन? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसको जो है ना आप